अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। वेटेड एवरेज से वो सवाल पूरा करने को कहा था। फिर कोई सवाल, एतराज, परेशानी, तकलीफ? किसी ने कुछ नहीं पूछना? किस किसने किया है वो पार्ट? ठीक, बाकियों को यकीनन कोई मौत ही पड़ी होगी तो नहीं किया होगा, है जी? सेल रिटर्न में क्या पूछना बताइए? सेल रिटर्न से पहले वाली लाइन बताइएगा। सेल रिटर्न से पहले बैलेंस क्या था? सेल रिटर्न से पहले है 30 यूनिट्स हैं, 25.7। सेल रिटर्न से पहले का बैलेंस 30 यूनिट्स हैं, 25.3, अमाउंट 761, बस। सेल रिटर्न कितने यूनिट्स हुए? सेल रिटर्न हुए हैं 2 अलग अलग डेट्स वाले यूनिट्स, और आपको रिटर्न का तरीका बताया था कि रिटर्न करनी है उसी रेट पे जिस रेट पे वो रिकॉर्ड हुई थी। तो रिटर्न हुए थे कितने कितने? 60। ये जब बेचे थे तो किस रेट पे बेचे थे? और 10 25। सेल रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, जिस रेट पे रिकॉर्ड किया था उस रेट पे हम उसको रिटर्न करेंगे। अब सेल रिटर्न होने से यूनिट्स स्टोर में बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो यूनिट्स में ये 30 में ये 70 मिला लें, 100 हो गए। इन रुपयों में ये सारे रुपए मिला लें, 246, और इससे रेट निकल आए। और इसमें कोई सवाल? चलेंगे। FIFO वेटेड एवरेज। ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा था मैं, फिनिश गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग की हद तक रॉ मटेरियल। एक फ्लो कायम रखने के लिए मैं सारा रिकैप दोबारा देता हूँ। हमने चैप्टर में पढ़ना ये शुरू किया है कि बिजनेस के पास जो गुड्स मटेरियल स्टोर में मौजूद है वो इन्वेंट्री है, और किसी भी वक्त मौजूद है वो सब इन्वेंट्री है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ईयर एंड पे बनेगी, उनमें इन्वेंट्री की वैल्यू दिखानी पड़ेगी। वो वैल्यू क्या होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। ये रूल है। अब अगर इसको अप्लाई करना है तो हमें पड़ी हुई चीज़ों की कॉस्ट और NRV कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या चीज़ है? कॉस्ट को आगे मजीद डिटेल से पढ़ा था कि इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है, अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है, तो उनकी कॉस्ट बस वही है जो उनको खरीद के लाने में कॉस्ट पड़ी थी। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स है तो उसकी कॉस्ट में जो मटेरियल लग चुका प्लस कन्वर्जन लग चुकी, ये मैंने कॉस्ट बताई थी। फिर इसको आगे मजीद डिटेल में ये पढ़ा था कि अगर जो चीज़ें स्टोर में ईयर एंड पे मौजूद हैं, वो पता है कि कौन कौन सी हैं, और पता है कि हर एक डिफरेंट चीज़ है और हर एक की कॉस्ट अलग पता है, तो ये मसला ही नहीं है। मसला तब है जब स्टोर में पड़ी हुई सारी चीज़ें एक जैसी हैं और पूरे साल में चीज़ें खरीदते रहे थे डिफरेंट रेट्स पे, तो जो पड़ी हुई है वो कौन सी वाली हैं ये नहीं पता था। तो इस मसले का हल 2 मेथड्स, FIFO और वेटेड एवरेज, इसकी प्रैक्टिस शुरू की थी। और इस प्रैक्टिस में मैंने आपको अभी सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल डिस्कस किया है, बस अभी तक हम ये कर रहे थे। कैलकुलेशन कर ली कॉस्ट की, काफ़ी। वो जो हेडिंग मैंने दी थी ना, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जिसके नीचे कहा था कि मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ बिजनेस ट्रेडिंग का फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल की। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर फिनिश गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं इनकी बात करने लगा हूँ, अब मैं इनकी कॉस्ट बताने लगा हूँ। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ही पढ़ा रहा हूँ।
शुरू बात यहाँ से की थी कि कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करना है और उसके लिए कॉस्ट और एनआरवी दोनों निकालनी है। फिर मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करनी शुरू की थी और कॉस्ट में मैंने आपको पहले ट्रेडिंग बिजनेस डिस्कस किया और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल डिस्कस किया। अब मैं कॉस्ट ही पढ़ा रहा हूँ और मैन्युफैक्चरिंग के फिनिश गुड्स की बात करने लगा हूँ। वर्क इन प्रोसेस किधर गया? वो मैंने कहा था कि उसका एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो हम इस चैप्टर में नहीं कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे, उसका एक अलग ही चैप्टर है। इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है इसके लिए भी हम FIFO वेटेड एवरेज ही की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 फार्मूले समझ लें, वो इधर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। कुछ फार्मूले बता रहा हूं, उनको फिर मैं यहां कहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये हेडिंग दे दी मैंने, ये हेडिंग है, अब इसी से आगे चल रहा हूं। 3 फार्मूले बता रहा हूं और उनका फिर हम कहीं इनके सवालों में कुछ इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट 2 ही बताने थे, लेकिन अभी जिक्र चल ही रहा होगा तो तीसरा भी बताने लगा। एक फार्मूला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, पिछले सवालों में आपने ये किया कैलकुलेट। ओपनिंग रॉ मटेरियल यानी ओपनिंग मटेरियल की इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग मटेरियल की इन्वेंट्री, यानी मटेरियल स्टोर में पहले इतना पड़ा था, इतना और खरीदा, माइनस इतना बचा रह गया, तो बाकी यूज हो गया। कहां यूज हो गया? प्रोडक्शन प्रोसेस में चला गया। या इसकी जगह दूसरा तरीका क्या किया था कि जितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए थे उन पे उनके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया था। जो होमवर्क वाला सवाल कर रहे थे, FIFO में क्या किया था कि जितने जितने यूनिट्स इशू हुए थे उन पे उनके रिस्पेक्टिव रेट लगे थे और FCO में एवरेज लगा था। तो चाहे वैसे कर लें कि जितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए उन पे उनका रेट मल्टीप्लाई कर लें, चाहे ऐसे कर लें। ये 2 काम किए थे हमने, ऐसे भी किया था, ऐसे भी किया था। एप्लीकेबल रेट से मेरी मुराद ये है कि अगर FIFO था तो जो उनका अपना अपना रेट था और वेटेड एवरेज है तो वही जो एवरेज रेट था। लेकिन पॉइंट क्या है कि जितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए इनटू रेट पर यूनिट, चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें। ये हम पिछले सालों में कर चुके। तो एक ये फार्मूला है, और एक फार्मूला है जो मैं लिख तो फार्मूले की शक्ल में रहा हूं, लेकिन सवाल करते हुए हम उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल में कर लेंगे तो आसानी रहेगी। मैं लिख फार्मूले की शक्ल में देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसको मैं कभी प्यार से ये ऐसे भी लिख रहा हुआ करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, इसका फार्मूला जो लिख रहा हूं ना, ये अभी फिलहाल बस याद कर लीजिएगा। अगले चैप्टर्स में जब हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस पढ़ लेना है या जब मैंने कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पढ़ाना है तो फिर ये चीज़ें बाद में होनी है डिस्कस कि ये फार्मूला हजम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी बस याद करने की हद तक ही काफ़ी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस FOH। ये मैं लिख फार्मूले की हद तक रहा हूं, फार्मूले की शक्ल में, लेकिन इसको सॉल्व करते हुए ना अभी मैं सवाल कराऊंगा तो आप देखेंगे इस तरह लिखने में ज़्यादा आसान होगा अगर हम उसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिखेंगे तो। लेकिन याद करने की हद तक मैं फार्मूला लिख रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस FOH
प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस करने की वजह तो चलो अगले चैप्टर में हो जाएगी, यहां तक तो बात समझ आ जाएगी। जो गुड्स हम बना रहे हैं उनकी प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट कर रही है, मटेरियल प्लस कन्वर्जन, और कन्वर्जन खर्चा यही होता है जो मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है, वो ये दो ही होते हैं। देखिए मैंने आपको इस चैप्टर इससे पहले जब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने फैक्ट्री के सारे खर्चों को फिर 3 नामों में बांट दिया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। यही लिखा है मैंने, यही को नई बात नहीं लिखी, मैंने यही बात लिखी है। फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और डायरेक्ट लेबर और एफओएच को भी मिला के एक नाम इस्तेमाल किया था कुछ अर्सा पहले, उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ये भी आइंदा नाम होगा इस्तेमाल। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्यों कर रहे हैं, इसकी बस अभी वजह नहीं बताई, ये अगले चैप्टर्स में होगी। इसके अलावा बिल्कुल वजह बता रहा हूं, जो गुड्स हम खुद बना, देखें जो गुड्स हम खरीद रहे हैं वो हमें कितना कॉस्ट करती हैं, खरीद के लाने का खर्चा, और जो गुड्स हम बना रहे हैं उनको बनाने का खर्चा। तो बनाने का खर्चा मतलब सारे फैक्ट्री के खर्चे, तो वो 3 ही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तीनों को ऐड कर दिया, तो जो गुड्स बनाई हैं उनको बनाने में यही 3 खर्चे आए थे, इनको ऐड कर दिया। ये क्यों किया ये अभी वजह नहीं बताई, बस सिर्फ लिखा है, याद कर लें। और एक और मैंने टर्म बोली है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। और तीसरा फार्मूला सिर्फ ये चीज़ों का जिक्र हुआ इसलिए बता रहा हूं, वरना अभी कोई इतना खास ज़रूरी भी नहीं है। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परसों तरसों क्या फार्मूले की शक्ल देखी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये बात हो रही थी ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की। कॉन्सेप्ट क्या था, फिनिश गुड्स के स्टोर में इतनी चीज़ें पहले मौजूद थी, प्लस और आई माइनस जो बची रह गई तो बाकी बिक गई। तो यही चीज हम फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगाते हैं। स्टोर में जितनी पहले पड़ी थी प्लस जितनी और आई, वो कौन सी हैं जो और आई हैं, जो मैन्युफैक्चर हुई हैं, यानी प्लस परचेजेस की जगह पर अब ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स खरीदी जा रही थी, मैन्युफैक्चरिंग में बनाई जा रही हैं। तो जो पहले मैंने परचेजेस का वर्ड ट्रेडिंग बिजनेस के लिए बोला था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में उसकी जगह ये आ गया, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो एक मैंने आपको ये फार्मूला लिख के दिया है, एक ये फार्मूला बताया है जिसको याद फार्मूले की शक्ल में कर लें, लेकिन इस्तेमाल हम स्टेटमेंट की शक्ल में कर लेंगे। और एक मैंने ये बताया।
जो वहां सीखा था सब वही है। जो फिनिश गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस की हम कर रहे थे ना, फाइफो, वेटेड एवरेज, पीरियोडिक, परपेचुअल, सारी वही कैलकुलेशन है। बस इतना फर्क पड़ा है कि जब वहां पर हम परचेजेस की बात कर रहे थे उसकी जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। जैसे एवरेज रेट निकाल रहे थे जब, तो उसमें परचेजेस की अमाउंट ले रहे थे ना, क्योंकि इतने यूनिट्स परचेज हुए थे तो उनकी अमाउंट थी। अब क्या होगा, इतने यूनिट्स बने होंगे और उनकी अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जैसे पहले हम अब तक कर रहे थे फाइफो, वेटेड एवरेज, पीरियोडिक, परपेचुअल, वही है। ट्रेडिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स को जैसे पढ़ा था बिल्कुल वही है, क्योंकि है तो गुड्स ही। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जो परचेजेस की अमाउंट थी उसकी जगह ये अमाउंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खरीदे होते थे, बनाए। और सेम क्यों है? क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है। फिनिश गुड्स स्टोर में इतने पहले थे, इतने और आए, तो वो जो और आए ट्रेडिंग बिजनेस में खरीद के आते थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बना के आएंगे। तो सिर्फ परचेजेस की जगह ये आ जाएगा, काम सब वैसे ही होगा। लिखें सवाल। नहीं, उसी साल का, उसी साल का। ये किस साल का है? ये किस साल का है? तो ये भी इसी साल का। हाँ जी, नोटेड। चलें सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to a manufacturing business for the month of June. Opening finished goods 150 यूनिट्स, और ये है एट द रेट ऑफ 50 रुपए। महीने के शुरू में स्टोर में 150 यूनिट्स पड़े थे और उनका रेट था 50 पर यूनिट। गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, ओपनिंग लिख लिया ना, अब उसके आगे लिख रहे हैं गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन बैचेज एज फॉलोज। गुड्स, ये सारी कार्रवाई जून के महीने की है। पहले मैंने बताया है जून का ओपनिंग, उसके बाद मैं कह रहा हूं गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन बैचेज एज फॉलोज। अब एज फॉलोज में 3 बातें बताऊंगा। बैच, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, COGM। बैच, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और उनकी COGM। बैच में 1, यानी जो इस महीने पहला बैच बना 1, इसमें यूनिट्स बने 550 550 और उनकी COGM थी 29700। रिपीट, जो पहला बैच था, फर्स्ट बैच, उसमें 550 यूनिट्स बने और उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी 29,700, 29700। सेकंड बैच, इसमें बने 750 यूनिट्स, 750 यूनिट्स, और इनकी टोटल कॉस्ट पड़ी 45,000, 45,000 रुपए। और थर्ड बैच में 600 यूनिट्स बने, 600 यूनिट्स, और इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी 38400, 38400। चलिए, प्रोडक्शन यही थी। सेल्स फॉर द मंथ,
1360 यूनिट्स, 1360 यूनिट्स पूरे महीने में 1360, 1360 यूनिट्स पूरे महीने में 1360 यूनिट्स सेल हुए हैं। रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री using cost of closing finished goods inventory using number 1 FIFO method और नंबर 2 FCO मेथड। अच्छा, अब देखें जो डाटा है ये ऐसे ही है ना जैसे मैंने परचेजेस दी होती, अब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दे दी। FIFO में हमें परचेजेस तरतीब से दी होती थी, अब मैंने तरतीब से आपको मैन्युफैक्चरिंग बता दी, तो जो परचेजेस की अमाउंट उसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। सवाल करने का तरीका वैसे ही है, करें। मैंने तो बताया ही नहीं कि परपेचुअल के पीरियोडिक, हाँ जी, सवाल की शक्ल देखें तो परपेचुअल लगा ही नहीं सकते आप, मैंने कोई दी नहीं है डेट, परपेचुअल कैसे लगाएंगे? तो पीरियोडिक ही है भाई, डेट्स होंगी तो परपेचुअल लगाएंगे ना, मैंने तो बताई नहीं डेट्स, तो इसलिए पीरियोडिक ही लग रहा होगा। करिए, FIFO भी करिए और FCO भी करिए।
हाँ जी, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। चलिए, आपकी मुतमईन शक्लों से लग रहा है कि आप कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 690, क्योंकि पहले 150 थे, फिर 550 बनाए, 750 बनाए, 600 बनाए और 1360 बेच दिए, तो 690 रह गए। इतने यूनिट्स रहते हैं। और FIFO का मतलब है कि इनमें से होंगे और 90 इसमें से होंगे, क्योंकि जो सबसे आखिर में आए हैं उनमें से बचे होंगे, फिर जो उससे पहले थे। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बन गई 90 यूनिट्स इनमें से, और ये जो 90 यूनिट्स हैं अगर 750 यूनिट्स कितने के थे? 40, तो फिर एक कितने का था? 60 का। इसी तरह ये 600, वैसे तो 600 पूरे के पूरे ही हैं, लेकिन चलें लिख लेते हैं। 600 यूनिट्स कितने के थे? 38,400, तो एक कितने का था? 64। तो इस वक्त जो स्टॉक में पड़े हुए हैं 600 यूनिट्स 64 वाले और 90 यूनिट्स 60 वाले, और इनकी टोटल अमाउंट बना लेते हैं। तो ये जो 90 यूनिट्स हैं ये 5400 के हैं, और ये 38,400, 43। जी सही है। देखा कितनी आसान है कॉस्ट यार। या तो आप बहुत लाइक हैं सारे हैं, और 690 में कोई एतराज, मुश्किल, परेशानी? ये रेट निकालना ना समझ आया? ठीक है, वो मैं रेट भी समझाना चाह रहा था कि रेट कैसे निकालें। अगर डायरेक्टली कर दिया कोई बात नहीं, डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। FIFO डन। एफको के लिए सबको मिला के उनका एवरेज रेट निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 150, कितने वाला? 50 वाला। कितने हो गए? 7500 और 29700 और 45,000 और 38,400, 150 प्लस 550, 50 प्लस 600, 58.83। ये आ गया एवरेज रेट, और क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 690 इंटू 4059। ले, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड इन्वेंट्री की कॉस्ट। चलें अब थोड़ी प्रैक्टिस ना उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कर लेते हैं।
ये सवाल जो आप करने लगे हैं ये एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग के नहीं है, ये पुराने FR1 के हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले नोट्स में आ जाएं, जो इससे पहले वाले नोट्स थे। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग किए थे कि अगले चैप्टर में करेंगे। जो बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ा था उसके नोट्स पे आइए। और उसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। NKL पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ये इस्तेमाल होगा। तो चूंकि एक लिस्ट की शक्ल में है तो मैंने कहा था कि इसको हम फार्मूले की बजाय इसको स्टेटमेंट की शक्ल में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने लगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ओपनिंग कितना 240,000, परचेजेस कितनी 840, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना 380,000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अभी यही बताई थी ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल दूसरे वाले टेबल में दिया हुआ है, परचेजेस पहले टेबल की पहली ही लाइन में दी हुई है जी 705 ट्रिपल। डायरेक्ट लेबर जी 735। FOH, अब इस FOH में देख लेते हैं, टेबल को ढूंढ लेते हैं। सेलिंग कॉस्ट फैक्ट्री का खर्चा है, सेलिंग कॉस्ट नहीं। देखिए बिजनेस के ना मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, जैसे कॉलेज की मिसाल ले लें, आल्दो की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। सिक्योरिटी एक अलहदा फंक्शन है, एडमिशन एक अलहदा फंक्शन है, मार्केटिंग के लोग अलहदा होते होंगे, ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट के लोग अलहदा हैं, टीचिंग फैकल्टी अलहदा है, TS सपोर्ट अलहदा है, कैंटीन अलहदा है। तो हर बिजनेस की मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। फैक्ट्री फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसका काम सिर्फ प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन फंक्शन फैक्ट्री होती है। उसके अलावा बिजनेस के सेल्स के लोग और उनका डिपार्टमेंट और परचेज के लोग और, तो सेलिंग कॉस्ट फैक्ट्री की कॉस्ट है। फैक्ट्री में क्या होता है प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही होती है, सेलिंग कॉस्ट फैक्ट्री की कॉस्ट होगी। तो यहां FOH में लिखूं नहीं। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री का खर्चा है, हाँ जी, तो इसकी डेप्रिसिएशन बिल्कुल FOH है। कितनी 80,000। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी एक सेलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो ये FOH है नहीं। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी बिल्कुल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। और ये मैनेजर की सैलरी डायरेक्ट लेबर होगी इनडायरेक्ट लेबर, तभी FOH है, क्योंकि FOH ही इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। डायरेक्ट होता तो ये होता, तो इसीलिए वो FOH में आ रहा है। कितनी है 47,600। इनडायरेक्ट लेबर जी जी बोलिए।
है सिंगल प्रोडक्ट का इससे क्या ताल्लुक है? हाँ हाँ, मतलब बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बना के बेचता है, उस प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने में कितने रुपए की सैलरी लगती होगी? नहीं ना, मतलब उसका ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा होता है जो एक यूनिट के लिए करेक्टली कैलकुलेट हो सकता है, तो सैलरी तो नहीं एक यूनिट के लिए कैलकुलेट होती। वैसे अगर जबरदस्ती टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय यूनिट्स करना हो तो कैलकुलेटर तो कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो एक यूनिट के लिए चीज नहीं है सैलरी मैनेजर की। इनडायरेक्ट लेबर कितना? 148,000। इनडायरेक्ट मटेरियल वो भी एफओएच होता है। क्या जी? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने बताया था ना कि मटेरियल जो चीज फिजिकली, कौन पूछ रहा है? मटेरियल कॉस्ट वो है जो चीज भी फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, जो कंज्यूम हो रही है, वो मटेरियल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा होता है। जैसे ये है, अब इसमें ये लकड़ी और ये कपड़ा, ये इसका हिस्सा है और इसका एक स्टैंडर्ड साइज है, तो बिजनेस को पता होगा ना कि एक डस्टर बनाने के लिए कितने रुपए की लकड़ी और कितने रुपए का ये कपड़ा लगता है। ये डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल ये होता है कि जो है तो एक कंज्यूम होने वाली चीज, लेकिन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन रही, मामूली खर्चा है। जैसे हो सकता है डस्टर्स बना लेने के बाद इनको एक ड्रम में डाला जाता हो जिसमें इनके ऊपर वार्निश हो जाती हो, कोई पॉलिश हो जाती हो, तो वो पॉलिश भी एक फिजिकल चीज है, कंज्यूम होने वाली चीज है, मटेरियल है, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बन रहा। और ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता कि एक डस्टर बनाने के लिए कितने रुपए की पॉलिश लगती है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से ये जो फर्नीचर है जिसपे आप ये बैठे हुए बेंचेस हैं, कपड़ा, फोम, मेटल, ये डायरेक्ट मटेरियल है। इसमें लगने वाली कीलें, ये पता नहीं कभी ज्यादा लग जाती होंगी, कभी कम लग जाती होंगी, गिनी भी नहीं जाती होंगी, मामूली खर्चा है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन कपड़ा, फोम, मेटल, ये डायरेक्ट मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल कितना? 45,000। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी फैक्ट्री के हैं, 84,000। अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, ये ऑफिस में बैठे हुए लोग होते हैं, अकाउंटिंग में एसी लगा के बैठे होते हैं, तो ये फैक्ट्री वाले लोग नहीं है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये भी ऑफिस के खर्चे हैं। अच्छा, ऑफिस और फैक्ट्री को ना दो अलग अलग चीजें समझें, शायद मुझे लगता है मैंने पहले बताई हुई है बात। फैक्ट्री होती है नॉर्मली शहर से दूर किसी गांव वगैरह के एरिया में, जहां जमीन भी सस्ती है, खुला एरिया है, पोल्यूशन भी फैले तो कोई मसला नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रोडक्शन हो रही होती है। लेकिन बिजनेसेस अपना शहर में एक मेन ऑफिस बनाते हैं जहां पर सेल्स वाले लोग बैठे होंगे, मैनेजमेंट के लोग बैठे होंगे, फाइनेंस के लोग बैठे होंगे, एडमिन के लोग बैठे होंगे, वो बाकी सारे काम उस ऑफिस में हो रहे होते हैं। जैसे जो कुछ बेकरीज की ब्रांचेस होंगी, जैसे गोरमे चले, तो जो गोरमे की ब्रांचेस होंगी वो तो हर शहर हर इलाके में होंगी, लेकिन उन्होंने अपना एक हेड ऑफिस भी बनाया होगा। उस बिजनेस को संभालने चलाने वाले भी तो लोग कहीं बैठते होंगे ना, तो वो एक ऑफिस होगा, वो तो गुलबर्ग में भी कहीं है, तो वो ऑफिस फैक्ट्री से एक अलग चीज होती है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, अकाउंटिंग, ये सब उस ऑफिस के खर्चे होते हैं, तो ये फैक्ट्री से अलग हैं, इसलिए इन चारों पांचों को यहां नहीं लिखा। और ये हो पूरे, ये क्या बना? 404600, ठीक नहीं? 4046। मटेरियल, लेबर, एफओएच, और इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कितना? 340,000, और इसमें से लेस हो जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 270,000। तो जो आंसर आएगा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा। दोनों माइनस होंगे ना? नहीं, ये माइनस है, वो ऐड है। ओपनिंग ऐड लिखा था मैंने, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड लिखा था, क्लोजिंग माइनस लिखा था। अभी मैंने फार्मूला लिखा था कुछ देर पहले यहाँ। ये नोटेड तो 5 पढ़ लें, करता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन 5 इसी का, इसी से अगला पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूँ।
ये सवाल नोट कर लिया तो मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। नहीं समझाया, मैंने भी समझाया नहीं। मैंने कहा मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की रीजन नहीं बताई अभी, वो मैंने कहा अगले चैप्टर्स में आ जाएगी बात। हाँ जी, सवाल पढ़ रहे थे आप, पढ़ लिया? कौन था भला? क्वेश्चन 5, सोया फ्राई है जी। क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है, निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछी होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आई आगे। अब ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का यूज करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछी है और इसमें हम लोग मटेरियल में चूंकि ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो ब्रैकेट में अब अच्छा नहीं रहेगा, मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट क्या है जो हम बेचते हैं, बनाते हैं? कुकिंग ऑयल है ना। तो कुकिंग ऑयल जो है वो झोली भर भर के तो बेचते नहीं होंगे, वो पैकिंग होती होगी उसकी, तो इसीलिए ये जो ऑयल है इसको मटेरियल कह दिया और वो जो पैकिंग होगी उसको वो पैकिंग मटेरियल कह दी। तो ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है, जो तेल है वो भी और जो उसका पाउच होगा पूरा पैक होगा वो भी। ये 1 kg का अगर पैक है तो वो प्रोडक्ट है, तो उसमें ऑयल भी है और वो प्लास्टिक भी है, तो ये दोनों डायरेक्ट मटीरियल है। तो डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट में ओपनिंग रॉ मटीरियल ये कितना है जी? ये दिया हुआ है नीचे, एक है 5000 और एक है 700। ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है ना। रॉ मटेरियल का जो वर्ड यूज हो रहा है ये उस ऑयल के लिए हो रहा होगा, तो फिर हम मजीद प्रोसेस करके फिनिश गुड ऑयल बनाते होंगे। और जो पैकिंग मटेरियल है, तो जो हमारा 1 kg का, 3 kg का, 5 kg का या लीटर का जो पैक है, तो वो टिन भी तो उस प्रोडक्ट का हिस्सा है ना। तो वो पैकिंग और वो ऑयल ये दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है, तो इसलिए मैंने दोनों के ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर लिया है। ठीक है, परचेजेस। अच्छा, अब परचेजेस की एक लिस्ट बनाई थी हमने, उसको याद करते हैं क्योंकि ज़्यादा सारे खर्चे भी आ गए ना बीच में। तो जो मटेरियल खरीदने का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने का खरीदा वो शामिल होता है, लेकिन टैक्सेस के बारे में क्या कहा था कि उनमें रिफंडेबल नहीं, नॉन रिफंडेबल शामिल होते हैं। अब इसमें जो आपको परचेज की फिगर दी हुई है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 17% रिफंडेबल सेल्स टैक्स, तो इसको ठीक है शामिल रहने दें, नहीं इसको हटाएं। तो कैसे लेस करें? 60500 में से 17% निकाल दें,
फिर हाँ ये 117 है। इसलिए क्योंकि ये जो सेल्स टैक्स है ना 17%, ये इस तरह से होता है कि जब कोई चीज खरीदी जाती है तो अगर एक चीज थी लेट से 100 रुपए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें 17% सेल टैक्स भी शामिल करो। फिर सप्लायर ने हमें ये चीज 117 रुपए की बेची, तो ये है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। जितने की भी प्राइस थी उस पे सेल्स टैक्स लगा होगा और वो ऐड किया होगा, तो ये इंक्लूसिव है। सेल टैक्स का यही तरीका होता है कि जितने की प्राइस कस्टमर को चार्ज करनी होती है उस पे उसका 17 ऐड किया जाता है। सेल टैक्स आपके सिलेबस पे है शायद, तो आप हैं पढ़ लिया? चलें, जिन लोगों ने पढ़ लिया, तो सेल टैक्स ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाने वाला एक टैक्स होता है, और सेलर जितने की चीज बेच रहा होता है उस पे मजीद ऐड होता है। इसका 17%, उसी जो प्राइस का था, और ये शामिल करने के बाद ये कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं। तो हमने जिनसे ये ऑयल खरीदा होगा उसने हमें 17% सेल्स टैक्स डालने के बाद चीज बेची है, तभी लिखा है इंक्लूडिंग। तो जो 60-500 रुपए लिखे नजर आ रहे हैं वो क्या है? वो ये, हमें ये चाहिए। परसेंटेजेस पे थोड़ी दोलमाई की थी कुछ दिन पहले, तो ये 117 है, हमें 100 चाहिए। तो वो 100 ऐसे मिलेगा कि 60-500 को क्या करूं, 100 चाहिए, ये 117 है, तो 117 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वो आ जाएगा, भी और आगे ऐड कर रहा हूँ चीजें। ये 100 बाय 177, क्योंकि एक तो इसमें 17% चीज एडेड है, तो ये 60-500 117 है। और इसको शामिल इसलिए नहीं रहने देना क्योंकि ये रिफंडेबल सेल्स टैक्स है और वो नहीं करना होता हमने परचेज में शामिल, इसलिए उसको निकालने के लिए ऐसा किया है। नहीं समझ आई? और परचेजेस, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या ऐड होता है? पैकिंग मटेरियल खरीदा है, ये भी परचेज है, कितने का? और ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट लेस नहीं होता। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? सेटलमेंट डिस्काउंट होता है कि अगर उधार पे चीज खरीदी हो और हम सप्लायर को फिर जल्दी पैसे दे दें तो उस पर वो कुछ डिस्काउंट दे देता है, तो इसको नहीं कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस। मैंने लिस्ट में लिखा था ट्रेड डिस्काउंट लेस, मैंने परचेजेस की लिस्ट लिखवाई थी कॉस्ट ऑफ परचेज, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करने का कहा था, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लेस करते। तो क्या करें सेटलमेंट डिस्काउंट का? इग्नोर करें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये क्या होगी? ये शामिल करनी है, कॉस्ट ऑफ परचेज में ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होती है, तो ये भी ऐड होगी। ये सब ऐड करेंगे तो परचेजेस की अमाउंट बनेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन दोनों की है, तो बस ठीक है, दोनों की ही चाहिए हमें। ये अब सब चीजें मिलेंगी तो फिर ये परचेजेस बनी है। कितनी हो गई? 5405। नहीं समझ आया? 100 बाय 117 क्यों किया, ये नहीं समझ नहीं आया। क्या करना चाहिए था? नहीं, आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए था? ये पॉइंट और किसको समझ नहीं आया? सच्ची सच्ची तो पूछा करो ना, शर्माने वाली क्या बात है? पूछो, बता देता हूँ। जब परसेंटेजेस पढ़ाई तब आए थे? पक्की बात है? नहीं, जाग भी रहे थे, वो समझ भी आया था। चलो ठीक। जो सेल्स टैक्स का मामला है वो ऐसे होता है कि जो सेलर चीजें बेच रहा होता है और उसने अगर कोई चीज 100 रुपए की बेचनी थी, तो गवर्नमेंट वाले उसको कहते हैं कि तुम जितने की चीजें उसको बेचने लगे हो कस्टमर को, हमारे नाम पे भी उससे एक्स्ट्रा पैसे ले लो। जितने की चीज बेच रहे हो उस पे इतने % हमसे, उस कस्टमर से एक्स्ट्रा ले लेना। ये सेल्स टैक्स का तरीका है। सेल टैक्स ऐसे ही होता है कि सप्लायर या सेलर कस्टमर को जो चीज जितने की भी सेल करने लगता है, गवर्नमेंट कहती है कि आप उससे हमारे नाम पे एक्स्ट्रा पैसे ले लें। कितने एक्स्ट्रा? एक परसेंटेज बता देते हैं, जो इस सवाल में 17% बता दी। किसका 17%? जितने की वो चीज बेचने लगे थे, जो उसकी प्राइस थी, मैंने मिसाल रखी 100 रुपए, तो गवर्नमेंट के कहने पे सेलर इस पे 17% लगाएगा और इसमें ऐड कर देगा, और अब जो अमाउंट बनेगी ये कस्टमर से लेगा। ये सेल्स टैक्स का तरीका है। इस तरीके पे एतराज है तो बताएं कि सेल्स टैक्स इसमें ऐड होके टोटल पैसे लेने।
ठीक है, तब कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। 17% किसका? जो प्राइस रखी थी, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट बनेगी ये कस्टमर से लेनी है। सवाल के अंदर ये 17% एडेड अमाउंट है जो 60,500 लिखी हुई है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग है इसके अंदर 17%। तो ये जो 60,500 उसमें अमाउंट नजर आ रही है वो इसमें से क्या है? मेरी इस मिसाल में से वो क्या है? 100 या 117? 117 है, क्योंकि उस 60,500 की फिगर में सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। सेलर ने चीज इतने की बेचनी थी, 17% ऐड किया और कस्टमर से 117 रुपए लेगा। 117 में सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है या नहीं है? इंक्लूडेड है। 100 रुपए में नहीं, तो 17% इंक्लूडेड है, तो वो इसकी बात हो रही होगी कि इसकी बात हो रही होगी? इसी की बात हो रही होगी ना। तो 60,500 जो सवाल में लिखा हुआ है उसके साथ क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर? रॉ मटेरियल परचेजेस। कौन सी परचेजेस? ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 17% सेल्स टैक्स। यानी इस 60,500 के अंदर सेल टैक्स शामिल है या अभी करना है? शुक्र है ना, शामिल। तो वो जो 60,500 है वो इन दोनों में से कौन सी चीज हुई फिर? 117। तो हमें जो सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है वो कॉस्ट ऑफ परचेज में शामिल करना होता है, नॉन रिफंडेबल करना होता है, रिफंडेबल नहीं करना होता। यानी हमें मटेरियल की परचेज ये लेनी चाहिए, ये नहीं। और अगर 17% नॉन रिफंडेबल होता तो फिर ठीक था, लेकिन रिफंडेबल है तो हमें ये फिगर करनी है, ये नहीं करनी। 60,500 अभी इनमें से क्या है? हमें क्या चाहिए? 100। तो इसको 117 से 100 बनाना है, 117 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई। ये उस दिन परसेंटेजेस वाली प्रैक्टिस में ये काम किया। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है कि जब सप्लायर से बायर नेगोशिएट कर रहा होता है, सप्लायर ने बताया कि 10,000 रुपए का है, बायर ने कहा थोड़े पैसे कम करो, करते करते बात 500 रुपए पे डन हो गई। तो वो जो प्राइस कस्टमर को बताई गई थी उसमें जो कमी की है, वो कमी क्यों की सेलर ने? ताकि ट्रेड हो जाए ना। इस कमी को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अगर एक चीज सप्लायर बता ही 500 रुपए की रहा है और फिर नेगोशिएट करके उसमें से 50 छोड़ के 450 की बेचे, तो खरीदने वाले को चीज कितने की पड़ी? 450। इसलिए फार्मूले में लिखाया था कि जो प्राइस बताई गई है वो माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो हाँ, ये माइनस होता है। सेटलमेंट डिस्काउंट चीज खरीदने का नहीं है। सेटलमेंट डिस्काउंट होता है कि अब ये चीज सप्लायर से उधार पे खरीदी और सप्लायर ने कहा कि पैसे तुम दे देना 45 दिन बाद। 4 ही 5 दिन गुजरे, सप्लायर ने कहा जल्दी दे दो पैसे यार। जी मैं तो जल्दी नहीं दूंगा। उसने कहा जल्दी पैसे दे दो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब ये डिस्काउंट किस वजह से है? चीज खरीदने की वजह से या पैसे जल्दी देने की वजह से? तो खरीदने के लिए तो नहीं है ना। तो इसलिए सेटलमेंट डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस नहीं होता। नहीं, वो चीज खरीदने का खर्चा नहीं है, वो चीज खरीदने से रिलेटेड नहीं है, वो हमारी अलहदा इनकम है, वो अलहदा से इनकम मानी जाएगी, वो कॉस्ट ऑफ परचेज को नहीं लेस करेगी। अरे यार ये सवाल तो मैंने करा लेना था। नहीं निकाल कोई नहीं, बस जल्दी जल्दी परचेजेस के बाद क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल 285 एक है और 7780 एक है। कितना हो गया? 8065। ये जो अब चीज बनेगी ये बन गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 51694। इसको मैं कल यहां से इंशाल्लाह करता हूं पूरा। आप लोग सवाल करके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 और चलें बस इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आप करके आए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।